Hello, my dear students. As you know, this is your revision week, and from today, we are starting revision of all subjects. So, in reference to this, I am here with the revision of civics lesson number 1. So, now come and let's start the chapter. Friends, listen carefully so that you can revise the whole chapter. Okay? देखिए कह रहे हैं जैसे कि चैप्टर देख सकते हो। चैप्टर का नाम है हमारा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इस चैप्टर में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। ये जो हमारा इंडिया है एक ऐसा कल्चर वाला देश है जहाँ पर कि बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। इन्हीं सब चीज़ों को हम यहाँ पर इस चैप्टर में समझेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देखते हैं यहाँ पर एक पहले एक स्टोरी दी हुई है कि स्टोरी के तौर पे आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए की कोशिश की है इन्होंने। तो पहले इस स्टोरी को ही हम देख लेते हैं क्योंकि कल का हमारा यही होमवर्क था। तो देखते हैं। ये कह रहे हैं कि सोहम इज़ वेरी नर्वस। सोहन नाम का एक लड़का है जो कि काफ़ी नर्वस था। इट इज़ हिज फर्स्ट डे इन स्कूल। ये उसका स्कूल में पहला दिन था। ही इज़ इन 6th क्लास। अब वो 6th क्लास में है। ही वॉज स्टडिंग इन जयपुर बट नाउ हैड कम टू दिल्ली। वो जयपुर पढ़ता था लेकिन अब वो दिल्ली आ गया है। हिज फादर हैज जस्ट शिफ्टेड इन दिल्ली। उसके पिताजी अभी अभी दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं वहाँ से जयपुर को छोड़ करके। सो ही इज़ इन अ न्यू स्कूल एंड अ न्यू सिटी। तो इस तरह से अब वो यहाँ पे दिल्ली में एक नए स्कूल और एक नए शहर में, क्योंकि वो पुराने स्कूल जयपुर में था और जयपुर उसका पहला सिटी था और यहाँ पर उसके लिए सब कुछ न्यू है। एवरीथिंग इज़ न्यू देयर। यहाँ पर उसके लिए सब कुछ न्यू है। न्यू फेसेस, नए चेहरे, न्यू पीपल, नए लोग एंड न्यू प्लेसेस, नई जगह। ही एंटर्ड द क्लासरूम। वो क्लासरूम में एंटर करता है। सेट ऑन ए डेस्क, एक डेस्क पे बैठ जाता है। एंड लुकड अराउंड फॉर अ स्माइल, और चारों तरफ एक स्माइल के लिए देखने लगता है। एवरीबडी वॉज स्टेयरिंग एट हिम। हर कोई उसकी तरफ ही देख रहा होता है, उसको घूर रहा होता है। ही फेल्ट एंग्जियस बट फाइनली ही गॉट ए स्माइल। पहले तो उसको थोड़ा अजीब सा लगता है लेकिन फाइनली वो सबको स्माइल देता है। अ सिख बॉय वॉज स्माइलिंग एंड वेव्स हिज हैंड। ही केम टू सोहन। एक सिख लड़का था, उसने उसको देख करके स्माइल किया और वो उसकी स्माइल किया और उसकी तरफ हाथ हिलाया, वेव किया इस तरह से, हाय की तरह जैसे करते हाय करके। और वो सोहन के पास आ गया और आकर के कहता है हाय आई एम सुखमीत। कहता है कि हेलो। हाय कहता है कि मैं सुखमीत हूँ। आर यू न्यू स्टूडेंट। क्या तुम एक नए स्टूडेंट। तो कहता हाय आई एम सोहन। मैं सोहन हूँ। यस दिस इज़ माई फर्स्ट डे इन स्कूल। हाँ ये मेरा पहला दिन है स्कूल का। सुखमीत कहता है ओह दैट्स ग्रेट बट वाई आर यू लुकिंग सो नर्वस। वो कहता अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन तुम इतने नर्वस क्यों लग रहे हो। तो सोहम कहता है एक्चुअली आई एम फ्रॉम जयपुर। वो कहता है कि एक्चुअली मैं जो है जयपुर से हूँ। माई फादर इज़ इन आर्मी। मेरे पिताजी आर्मी में हैं। एंड ही हैड शिफ्टेड हेयर अ वीक एगो। और वो यहाँ पर एक वीक पहले ही हम लोग क्या हुए यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। एवरीथिंग हेयर इज़ न्यू फॉर मी। यहाँ पर सब कुछ मेरे लिए नया है। सो दैट्स वाई आई एम ए लिटिल नर्वस। इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा नर्वस हूँ। सुखमीत कहता है ओ डोंट वरी। अरे चिंता मत करो यार। आई विल इंट्रोड्यूस यू टू ऑल माई फ्रेंड्स। मैं तुमको अपने सभी फ्रेंड से क्या कराता हूँ, इंट्रोड्यूस कराता हूँ। कम आओ। हे रवि मीट और न्यू क्लासमेट सोहम। और आकर के कहता है कह रहे रवि मिलो हमारे नए क्लासमेट सोहम से। सोहम कहता है हाय रवि हाउ आर यू। तो रवि से कहता है हेलो हाय रवि कैसे हो तुम। रवि कहता है हाय सोहम आई एम गुड थैंक यू। मैं कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ धन्यवाद। सुखमीत कहता है कि सोहन हैज़ कम फ्रॉम जयपुर। सोहन जयपुर से आया है। इस फादर इज इन आर्मी। उसके पिताजी आर्मी में। एंड हैड रिसेंटली शिफ्टेड हियर। वो बिल्कुल अभी हाल ही में यहाँ पे शिफ्ट हुए। रवि कहता ओह रियली सचमुच। वी हैव ऑल्सो माइग्रेटेड हेयर फ्रॉम बिहार। रवि कहता है कि अरे सचमुच, अरे हम भी यहाँ पे बिहार से ही आए हैं। सोहम कहता है इज योर फादर ऑल्सो इन आर्मी। क्या तुम्हारे फादर भी आर्मी में है। रवि कहता नो ही इज़ अ लेबरर। नहीं वो तो एक लेबरर है, पारिश्रमिक, यानी कि क्या है एक श्रमिक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। कह रहे हैं कि तभी एक लड़की जिसका नाम रिया होता है, गर्ल रिया एंटर्ड इन द क्लासरूम। एक लड़की जिसका नाम रिया है वो क्लासरूम में एंटर करती है। सुखमीत कहता हाय रिया केम चो मजा में। सुखमीत कहता है हाय रिया केम चो मजा में, यानी कि इसका मीनिंग होता है कैसी हो तुम, मजे में हो। मीट आवर न्यू क्लासमेट सोहम। हमारे नए क्लासमेट सोहम से मिलो। रिया कहती है हाय सोहम केम चो। सोहम से कहती है रिया हाय सोहन केम चो।
सो हम कहता हाय रिया सॉरी व्हाट डिड यू से, आई डिडंट गेट इट। तो रिया के सो हम कहता है कि रिया सॉरी, हाय रिया सॉरी, लेकिन तुमने जो कुछ भी कहा मेरी कुछ भी समझ में। वो कहता है कि आपने जो कुछ भी कहा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। सुखमीत कहता है लेट मी एक्सप्लेन टू यू, रुको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। वो कहता है कि रिया इज़ फ्रॉम गुजरात, रिया गुजरात से। सी जस्ट आस्क्ड हाउ आर यू, वो बस केवल इतना पूछ रही है कि तुम कैसे हो। इन हर मदर टंग गुजराती, अपनी मातृभाषा गुजराती में। केम छो इस वाली लैंग्वेज में। एज वी आस्क इन पंजाबी की हाल है, जैसे उसने कहा कि जैसे हम पंजाबी में पूछते हैं की हाल है, उसी तरह से उसने अपने गुजराती में पूछा केम छो। इसका मतलब होता है कि तुम कैसे हो। सो हम कहता ओके आई एम फाइन रिया, वो कहता ठीक है, वो अब समझ गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ रिया, आई मीन मैं ठीक हूँ, मेरा मतलब मैं ठीक हूँ। रिया कहती वाह कैन यू स्पीक हिंदी, वो कहती क्या तुम हिंदी बोल सकते हो। सो हम कहता यस आई कैन रीड राइट एंड स्पीक हिंदी, वो कहता हाँ मैं हिंदी पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ। रिया कहती दैट्स ग्रेट, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वी ऑल्सो नो हिंदी, हम भी हिंदी जानते हैं। सो हम कहता है दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। वी ऑल मस्ट नो दिस लैंग्वेज, हम सभी को भाषा आनी चाहिए। हु इज़ दैट गर्ल, वो लड़की कौन है। रिया कहती सी इज़ एमिला डिसूजा, उसका नाम एमिला डिसूजा है। सो हम इज ये क्रिश्चियन गर्ल, क्या वो क्रिश्चियन लड़की है। रिया कहती यस एंड ही इज़ सलीम, वो रिया कहती हाँ वो क्रिश्चियन है और ये सलीम है। सोहन कहता हेलो सलीम, सलीम कैसे हो। एज सोहन एंड सलीम वर टॉकिंग, जैसे ही सोहन और सलीम टॉक कर रहे थे, बात कर रहे थे, सुखमीत ब्रॉट हिज लंच बॉक्स एंड ओपन इट, तो सुखमीत अपना लंच बॉक्स ले आता है और वहाँ पर उनके सामने ओपन करता है। सोहम व्हाट इज़ दिस, सोहम कहता है ये क्या है। सुखमीत कहता है दिस इज़ प्रसाद, ये प्रसाद है। आई गॉट फ्रॉम गुरुद्वारा साहिब, ये मैं गुरुद्वारा साहिब से मुझे मिला है। डू यू नो टुडे इज़ गुरु पर्व, क्या तुम जानते हो आज गुरु पर्व है। सोहम कहता गुरु पर्व व्हाट इज़ इट, ठीक कहता ये क्या है। आगे देखते हैं अब हम आगे। इस तरह से हमारा पहला चैप्टर पहले पेज का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। सेकंड पेज देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सुखमीत कहता है इट इज़ एन इवेंट एसोसिएटेड विद सिख गुरु साहिब्स लाइफ, ये कहता है एक ऐसा इवेंट है जो कि सिख गुरु साहिब के लाइफ से संबंधित है। सलीम कहता है यस सेम एज वी हैव ईद, वो कहता है कि जैसे हम ईद मनाते हैं ऐसे ये लोग गुरु पर्व मनाते हैं। इमली कहती है एंड यस एंड वी हैव क्रिसमस, ये कह रहे हैं कि इमली कहती है हाँ हम भी इसी तरह से क्रिसमस मनाते हैं। सोम कहता है ऑल राइट ठीक है। एज वी हैव रामनवमी एंड कृष्णा जन्माष्टमी, जैसे हम रामनवमी और कृष्णा जन्माष्टमी मनाते हैं। सुखमीत कहता है यस यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो। वाइल दे वर स्टिल इन द मिडल ऑफ कन्वर्सेशन, जब वो लोग उसी टाइम पे बात कर रहे होते हैं, द मॉर्निंग बेल रैंग, सुबह की घंटी लग जाती है। एंड दे ऑल असेंबल्ड इन द प्ले ग्राउंड, और सभी बच्चे प्ले ग्राउंड में असेंबल हो जाते हैं। सिंगिंग अ कॉमन प्रेयर, यानी कि प्ले असेंबली के लिए जो कि कॉमन प्रेयर होती है। उसके बाद नेशनल एंथम गाते हैं उन लोग टुगेदर एक साथ मिल करके। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ से आपकी स्टोरी फिनिश हो जाती है। अब यहाँ से कह रहे हैं ये फ्रॉम द एबव कन्वर्सेशन यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द स्टूडेंट्स इन द स्टोरी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट स्टिल दे हैव सम सिमिलरिटीज़। तो आपने ऊपर की जो कन्वर्सेशन पढ़ी, अभी जो स्टोरी देखी, इससे आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि ये जो इस स्टोरी में सारे के सारे स्टूडेंट्स थे वो एक दूसरे से डिफरेंट थे, लेकिन फिर भी उनमें कुछ कॉमन सिमिलरिटीज़ थी। वो क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं आप लोग देख सकते हो। वैसे तो सभी के रिलीजन्स अलग थे, लेकिन उनमें सारे के सारे बच्चे क्या हिंदी बोल रहे थे। इसके अलावा उनकी कॉमन ड्रेस होगी, सभी ने सेम ड्रेस पहन रखी, तो कुछ ऐसी सिमिलरिटीज़ होगी क्योंकि स्टूडेंट सब एक ही ड्रेस में होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कैन यू नेम एनी 4 डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स, का क्या आप ऐसे किसी 4 डिफरेंसेस को बता सकते हो जो बच्चों के बीच में होते हैं। ठीक है, ये आपको होमवर्क रहेगा। कैन यू नेम एनी 4 सिमिलरिटीज़ अमंग द स्टूडेंट्स, क्या आप किसी 4 सिमिलरिटीज़ को बता सकते हो जो बच्चों के बीच में रहती है, स्टूडेंट्स के बीच में। ये भी आपको होमवर्क है, फाइंड आउट कीजिए और लिखिएगा अपनी कॉपी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता। ये कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी प्रिवेल्स इन योर क्लास एंड द सोसाइटी वेयर वी आर लिविंग। ये कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी उन सब जगह होती है जहाँ पर हम रह रहे होते हैं, और हमारी क्लास में भी, इवन हमारी क्लास में भी होती है और हमारे समाज में भी होती है जहाँ हम रह रहे होते हैं। बट डू यू थिंक इट इज़ ओनली द डाइवर्सिटी विच प्रिवेल्स इन द सोसाइटी, क्या लेकिन क्या आपको यहाँ पे लगता है कि केवल यहाँ पे डाइवर्सिटी है जो कि हमारे समाज में प्रिवेल करती है, यानी सबसे अधिक है। द आंसर इज़ नो, जी नहीं, बिल्कुल आंसर इसका नो है, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि आगे अलॉन्ग विद डाइवर्सिटी इनइक्वालिटी ऑल्सो प्रिवेल्स इन द सोसाइटी। कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी के साथ साथ हमारे समाज में इनइक्वालिटी भी पूरी होती है। द इनइक्वालिटी कैन बी सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। ये कहने की जो इनइक्वालिटी मीन्स असमानता,
यानी कि हम लोग एक दूसरे से किस तरह से भिन्न हैं, असमान है। तुम्हारे पास कार है, मेरे पास नहीं है, ठीक है। ये कुछ तरह की इनइक्वालिटीज़ हैं। आप अमीर हो, मैं गरीब हूँ, ये कुछ इनइक्वालिटीज़ में आ जाती है। तो ये कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है, सामाजिक, इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक, और पॉलिटिकल, राजनीतिक, इन सब स्तर पे हो सकती है। आगे कह रहे हैं, You might have noticed there are several people in the region in which you live who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live। ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप जिस जगह पे या जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास पर्याप्त खाने के लिए भोजन नहीं होगा, पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, और इवन रहने के लिए जगह तक नहीं होगी। दिस डिफरेंस इज़ नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर इन द स्टोरी। ये ऐसा डिफरेंस नहीं है जो अभी हमने ऊपर वाली स्टोरी में देखा था, वहाँ पर ऐसा डिफरेंस नहीं था। हेयर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पर हम खाली डिफरेंस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम लोग किसकी बात, यस, यहाँ हम खाली डिफरेंस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात इनइक्वालिटी की भी कर रहे हैं। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज विच आर अवेलेबल टू अदर्स। ये कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी, असमानता जब आती है जब किसी पर्सन के पास वो रिसोर्सेज, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं विच आर अवेलेबल टू अदर्स, जो दूसरों के पास अवेलेबल होती हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था, आपके पास कार है, मेरे पास नहीं है, आपके पास बाइक है, मेरे पास नहीं है, आपके पास अपना घर है, मेरे पास नहीं है, ये इनइक्वालिटी है, ठीक है। आगे, द कास्ट सिस्टम इज, आई कह रहे हैं, द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वलिटी। कह रहे हैं कि जो जातिवाद है, जो कास्ट जाति प्रथा है, ये भी एक इनइक्वलिटी का बहुत एक दूसरा एग्जाम्पल है। कोई कहता है कि मैं ठाकुर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो शूद्र है, तो वैश्य है, तो छोटी जात का है, बड़ी जात का हूँ, तो ये भी एक इनइक्वलिटी का क्या करता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा। आगे कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू दिस, ये कह रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। जो हमारा समाज है वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, वो डिपेंड करता है हमारे वर्क पे, दैट पीपल डिड, जो लोग करते हैं, एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप, और वो उम्मीद करते हैं कि इसी के साथ वो ग्रुप में बने रहे। सो इफ़ यू आर लिविंग इन वैदिक एज, अगर आप वैदिक एज में रह रहे हैं, एंड योर पेरेंट्स वर पॉटर्स, अगर आपके पेरेंट्स पॉटर्स हैं, पॉटरी में काम करने वाले हैं, या कोई भी मिट्टी का काम करने वाले हैं, यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर, तो आप केवल पॉटर ही बनेंगे, नथिंग एल्स, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। दिस सिस्टम वाज कंसिडर इरिवर्सिबल, ये जो सिस्टम है एक, ये इरिवर्सिबल एक सिस्टम है। आगे कह रहे हैं, एंड बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, और अगर आप अपना प्रोफेशन चेंज करने की नहीं सोचते, तो इट वाज नॉट कंसिडर्ड फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर, तो आपको इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, देन यू नीडेड इन योर प्रोफेशन, जितना आप प्रोफेशन में अपने। तो ये चीज़ जो है, दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी, तो ये एक इनइक्वालिटी, असमानता वाली सिचुएशन को पैदा कर देता है। तो अब इससे आगे का लेक्चर आपकी मैम कंप्लीट करेंगी। तो अब आप इस चैप्टर के बाकी बचे हुए सारे लेक्चर्स आप अपनी मैम के साथ कंप्लीट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका हियर। क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 1 स्टार्टिंग में कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन हो गए थे, तो उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज डाइवर्सिटी इन इंडिया, मीन्स भारत में विविधता। India is a country of many diversities. We speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions. But actually, if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. जैसा कि आप सभी जानते हो, भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न मतलब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह का भोजन करते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम इस बारे में सोचें तो हम कई काम करते हैं जो एक जैसे होते हैं, लेकिन उन्हें हम अलग अलग तरीकों से करते हैं। वॉट कॉज्ड द डाइवर्सिटी, मतलब ये जो विविधता है, इसके क्या कारण है। A little more than 200 years ago, or long before the train, aeroplane, bus, or car became a part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships, on horses or camels, or on foot. The earlier people went in search of new lands or new places to settle in, or for people to trade with. 200 साल पहले या उससे भी बहुत पहले ट्रेन, एरोप्लेन, बस या कार हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गए थे, और लोग दुनिया की एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जहाज़ों, घोड़ों, ऊँटों के द्वारा यात्रा करते थे, या फिर लोग पैदल जाते थे।
पहले के समय में लोग व्यापार करने के लिए या नई ज़मीन खरीदकर वहाँ बसने के लिए या नई जगह की तलाश में गए थे। And because it took so long to travel, once they reached the preferred place, they stayed there often for a long time. Many others left their homes because of natural calamities like famines and drought, and they could not get enough to eat. Some went in search of work, while others left because of a war. क्योंकि उन्हें यात्रा करने में, ट्रेवल करने में, या हम कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता था, इसलिए एक बार जब वो अपनी पसंदीदा जगह पर पहुंच जाते थे तो एक लंबे समय के लिए वो वहीं रुक जाते थे। कई लोगों ने तो नेचुरल कैलेमिटीज़ मतलब प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, जैसे अकाल पड़ना, सूखा पड़ना, इनके कारण ही अपने घरों को छोड़ दिया था और उन्हें खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल सका था। कुछ लोग तो काम की तलाश में गए, जबकि बाकी जो लोग थे वो वॉर मतलब युद्ध के कारण अपने घरों को छोड़कर चले गए थे। At new place, these migrants developed a new culture. Their languages, food, music, religions became a mix of the old and the new. And out of this intermixing of culture came something new and different, which was a blend of local culture and the traditional culture of the migrants. The history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. Thus, regions became very diverse because of their unique histories. और जहाँ पर ये लोग रहने के लिए गए थे अपने घरों को छोड़कर, वहाँ इन लोगों ने एक नई संस्कृति, एक नया कल्चर विकसित किया। नई जगह जहाँ ये लोग गए थे, इन लोगों की भाषाएं, भोजन, संगीत, धर्म सब अलग-अलग थे, परंतु नई जगह पर जाकर नए और पुराने कल्चर को मिलाकर एक नया कल्चर बना, जो लोकल कल्चर और माइग्रेट्स की ट्रेडिशनल कल्चर मतलब पारंपरिक सांस्कृतिक संस्कृति का मिश्रण था। कई जगहों की हिस्ट्री से पता चलता है कि कितने डिफरेंट टाइप्स के कल्चर्स के प्रभाव ने वहाँ के जीवन और कल्चर को एक नया आकार देने में मदद की है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूनिक हिस्ट्री के कारण क्षेत्र बहुत विविध हो गए, डाइवर्स हो गए। Physiographic divisions and climate of the region also play very important role in creating diversity. For example, people living in hills profess different occupations as compared to people living in plains. To understand the concept of unity and diversity, let us read the following case studies. क्षेत्र के भौतिक विभाजन और जलवायु मतलब क्लाइमेट भी विविधता बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैदानी इलाकों मीन्स प्लेन एरिया में रहने वाले लोगों की तुलना में रहने वाले लोग, तो अब हमें यूनिटी और डाइवर्सिटी यानी पहाड़ियों में भिन्नता, एकता और विभिन्नता के कंसेप्ट को समझने के लिए केस स्टडी करनी चाहिए। तो आइए केस स्टडी लद्दाख एंड केरल। Look at the map of India and locate Kerala and Ladakh. Can you list 3 ways in which the different geographical location of these two regions would influence the following? जिसमें फर्स्ट है the food people eat, the clothes they wear, third one is the work they do. Okay, तो आइए लद्दाख और केरल को भारत के नक्शे में देखते हैं और इनका पता लगाते हैं कि ये कहाँ हैं। क्या आप 3 चीज़ों की 3 तरीकों से लिस्ट बना सकते हैं जिसमें इन दोनों क्षेत्रों की, जो कि लद्दाख और केरल है, अलग-अलग भौगोलिक स्थिति निम्नलिखित को प्रभावित करेगी, जिसमें कि फर्स्ट है वे लोग जो खाना खाते हैं, सेकंड द क्लोथ्स दे वियर वे जो कपड़े पहनते हैं, थर्ड द वर्क दे डू वे जो काम करते हैं। पहले आप मैप में एक लद्दाख और केरल देख लीजिए, सर्कल किए हुए हैं मैंने, ऊपर लद्दाख नीचे केरल। अभी हमने लद्दाख और केरल को मैप में देखा। नेक्स्ट, लद्दाख द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया is a cold desert in the mountains in the eastern part of Jammu and Kashmir. Due to adverse climatic conditions, a very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. The vegetation of the region is also limited. For drinking water, people depend on the melting snow. During the summer months, most of the people are pastoralists.
लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है और ये जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ों में कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा रेगिस्तान है। एंड एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण यहाँ बहुत कम कृषि होती है, एग्रीकल्चर संभव नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई बारिश नहीं होती है और साल के एक बड़े हिस्से के लिए बर्फ में कवर किया जाता है। क्षेत्र की वनस्पति भी सीमित है। पीने के पानी के लिए भी लोग गर्मी के महीनों में जब बर्फ पिघलती है तो उस पर निर्भर रहते हैं और ज़्यादातर लोग यहाँ के देहाती हैं। People here keep sheep. These sheep are special because they produce pashmina wool. This wool is prized and used to manufacture pashmina's shawl, and which are highly prized in the market. The people in Ladakh carefully collect the wool of the sheep and sell this to traders from Kashmir. Pashmina shawls are chiefly woven in Kashmir. The people eat meat and milk products like cheese and butter. Each family owns some goats, cows, and dizos, means yak cows. So यहाँ के लोग भेड़ पालते हैं, एज यू ऑल नो, ये तो पता होगा आपको। ये भेड़ स्पेशल हैं क्योंकि ये पश्मीना ऊन का उत्पादन करती हैं। यह ऊन बहुत ही कीमती होती है, बेशकीमती होती है और उससे पश्मीना शॉल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। लद्दाख के लोग सावधानी से भेड़ की ऊन को इकट्ठा करते हैं और इसे कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। पश्मीना शॉल्स मुख्य रूप से कश्मीर में ही बुने जाते हैं। लोग मांस, दूध से बने पदार्थ जैसे कि पनीर, मक्खन खाते हैं और यहाँ की हर फैमिली के पास कुछ बकरियाँ, गाय और दैट इज़ याक गाय होती हैं। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract traders or people. It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to Tibet. These caravans carried textiles and spices, raw silk and carpets. रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं होता कि लद्दाख व्यापारियों या लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता था। यह व्यापार करने का एक अच्छा रास्ता माना जाता था क्योंकि इसमें कई रास्ते थे जिनसे होकर कैरावंस तिब्बत तक जाता था। इन कैरावंस ने कपड़े, मसाले, कच्चे रेशम और कालीनों को ढोया। Buddhism reached Tibet via Ladakh, which is also known as Little Tibet. Islam was introduced in this region more than 400 years ago, and there is a significant Muslim population. Ladakh has a very rich oral tradition of songs and poems. Local versions of the Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslims and Buddhists. बौद्ध धर्म लद्दाख से होकर तिब्बत पहुंचा, जिसे लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम को इस क्षेत्र में 400 साल से भी अधिक पहले पेश किया गया था और एक महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी है। लद्दाख में पोएम्स और सॉन्ग्स की बहुत समृद्ध परंपरा है, मीन्स रिच ओरल ट्रेडिशन है। तिब्बत के नेशनल एपिक द केसर सागा के लोकल वर्जन को मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट द्वारा गाया गया और अभी भी गाया जाता है। नेक्स्ट वन इज केरल। Kerala is a state in the southwest corner of India. It is surrounded by the sea on one side and hills on the other. A number of spices like pepper, cloves, cardamoms are grown on the hills. It is the spices that made this region an attractive place for traders. केरल भारत के साउथ वेस्ट में एक स्टेट है, एक राज्य है। इसके एक साइड समुद्र है तो दूसरी साइड पहाड़ियाँ। कई सारे मसाले जैसे कि काली मिर्च, लौंग और इलायची को पहाड़ियों पर उगाया जाता है। ये मसाले ही थे जो केरल के व्यापारियों को आकर्षित करते हैं। A history of interaction with foreigners dating back to 3rd century BC has made Kerala a multi-religious society. 3rd century BC पहले विदेशियों के साथ बातचीत के इतिहास ने केरल को एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी बना दिया है और Jewish and Arab traders were the first to come here.
The apostle of Christ, St. Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. यहूदी और अरब व्यापारी यहाँ आने वाले पहले व्यक्ति थे। माना यह भी जाता है कि ईसा मसीह, सेंट, आपने नाम सुना होगा ईसा मसीह, सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे और उन्हीं को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी दिया जाता है। यही माना जाता है कि करीब 2000 साल पहले सेंट थॉमस, ईसा मसीह सेंट थॉमस यहाँ आए थे और इसीलिए भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी उन्हीं को दिया जाता है। Many Arab traders also came and settled down here. कई अरब व्यापारी भी यहाँ आकर बस गए। Ibn Battuta, who traveled here about 700 years ago, wrote a traveling in which he describes the lives of Muslims and wrote that they were a highly respected community. The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Hinduism, Judaism, Islam, Christianity, and Buddhism. The fishing nets. Okay. इब्न बतूता, जिन्होंने लगभग 700 साल पहले यहाँ यात्रा की थी, यहाँ आए थे, इस यात्रा के बारे में लिखा था जिसमें उन्होंने अत्यधिक मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया था। ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के बारे में उन्होंने चर्चा की थी इसमें, और यह भी लिखा था कि वह एक रिस्पेक्टेड कम्युनिटी थी, एक सम्मानित समुदाय थे। और पोर्टुगीज़ ने यूरोप से समुद्र मार्ग की खोज की जब वास्को डी गामा अपने जहाज के साथ यहाँ उतरे। इन सभी हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस के कारण, ऐतिहासिक प्रभावों के कारण ही केरल में लोग कई धर्मों का पालन करते हैं। तो कई धर्मों का पालन करते हैं, जैसे हिंदू धर्म, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और बौद्ध धर्म। एंड the fishing nets, which are used by all the communities, look exactly like the Chinese fishing nets and are called China wall. Even the utensil used for frying is called the China chatti, and it is believed that the word Chin could have come from China. The fertile land and climate are suited for growing rice, and a majority of people here eat rice, fish, and vegetables. मछली पकड़ने के जाल जो सभी कम्युनिटी द्वारा यूज़ किए जाते हैं, बिल्कुल चाइना में मछली पकड़ने वाले जाल की तरह ही दिखते हैं और उसे चीना वॉल कहा जाता है। यहाँ तक कि तलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो भी बर्तन होते हैं उन्हें चेना चट्टी कहा जाता है, और यह भी माना जाता है कि ये शब्द चाइना से आया हो सकता है। एंड उपजाऊ भूमि और क्लाइमेट चावल उगाने के लिए सूटेड हैं, अनुकूल हैं, और यहाँ के ज़्यादातर लोग चावल, मछली और सब्जियाँ ही खाते हैं। You must have noticed, while Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has been similar cultural influences. केरल और लद्दाख के जोग्राफिकल फीचर्स मीन्स, अगर भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस मीन्स सांस्कृतिक प्रभाव में दोनों की हिस्ट्री, इनका इतिहास सिमिलर रहा है। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स। दोनों ही क्षेत्र चाइनीज़ और अरब व्यापारियों से प्रभावित थे। It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices and rice, whereas wool climate of Ladakh favored the pastoralism. यह केरल की ज्योग्राफी थी जिसने मसाले और चावलों की खेती के लिए अलाउ किया, जबकि दूसरी तरफ लद्दाख का क्लाइमेट ठंडा था जिसने पेस्टरलिज्म मीन्स देहातीपन का पक्ष लिया। It was wool that drew traders to Ladakh region, whereas it were the spices which attracted the people in Kerala. यह ऊन थी जो व्यापारियों को लद्दाख में ले जाती थी, और केरल में मसाले ही थे जो लोगों को आकर्षित करते थे, अट्रैक्ट करते थे। Thus, history and geography are often tied in the cultural life of a region.
The influence of diverse cultures is not merely a thing of the past. इस तरह से इतिहास और भूगोल अक्सर एक रीजन के कल्चरल लाइफ मीन सांस्कृतिक जीवन में बंधे होते हैं। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल पास्ट की बात नहीं है। आवर प्रेजेंट लाइफ्स आर all about moving from one place to another for work, and with each move our cultural traditions and way of life slowly becomes part of the new place we are in. Similarly, in our own neighborhoods we live close to people from several communities. Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, customs and traditions. बल्कि प्रेजेंट लाइफ में काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बारे में भी है। और जहाँ हम दूसरी जगह दूसरे स्थान पर जाते हैं, प्रेजेंट लाइफ वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है और उस जगह के साथ हमारे ट्रेडिशनल कल्चर्स मतलब सांस्कृतिक परंपराएं भी हमारे प्रेजेंट लाइफ का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह हम अपने पड़ोस में भी कई समुदाय, जाति, धर्म के लोगों के साथ रहते हैं, उनके करीब रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश में विविधता पाई जाती है। हर जाति, धर्म के लोग एक साथ एक ही सोसाइटी में रहते हैं। हमारी डेली लाइफ ऐसी है कि हम सब आपस में बात करते हैं, साथ काम करते हैं और एक दूसरे के जीवन के बारे में सुनते हैं और उनके रीति रिवाज जो कि सबके अलग अलग होते हैं और उनकी परंपराओं के बारे में कहानियाँ सुनते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विविधता में एकता। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। भारत की विविधता को हमेशा अपनी स्ट्रेंथ के स्रोत के रूप में मान्यता दी गई है। When the British ruled India, women and men from different cultural, religious and regional backgrounds came together to oppose them. जब ब्रिटिश ने भारत पर शासन किया था तो उस टाइम डिफरेंट कल्चर, रिलीजियस और रीजनल बैकग्राउंड्स के लोग मतलब विभिन्न संस्कृति, धर्म और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के महिला और पुरुष एक साथ आगे आए और उनका विरोध किया, उन्हें अपोज किया। India's freedom movement had thousands of people of different caste, color, and creed. They worked together to decide joint actions. They went to jail together and they found different ways to oppose the British. भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में डिफरेंट जाति, रंग, रूप के हजारों लोग रहते थे। उन्होंने कोई भी एक्शन लेने के लिए एक साथ काम किया। वे एक साथ जेल गए और उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए नए नए तरीके एक साथ ढूंढे। तो हम कह सकते हैं कि भारत विविधताओं का देश है जहां अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, परंतु मुसीबत आने पर साथ मिलकर कोई एक्शन लेने से पीछे भी नहीं हटते। इंटरेस्टिंगली, द ब्रिटिश थॉट they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them. But the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British. Men and women, Hindus, Sikhs and Muslims, rich and poor, had gathered to protest against the British. इंटरेस्टिंग बात एक ये है कि अंग्रेज़ों ने सोचा था कि इंडियंस को, भारतीयों को विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि वो इतने अलग अलग हैं, इतने विभिन्न हैं और फिर उन पर शासन करते रहे। लेकिन लोगों ने दिखाया कि वे कैसे अलग हो सकते हैं और फिर भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हो सकते हैं। और फिर मेन, वुमेन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब सब ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रदर्शन किया। So, next, prejudice. Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. Next topic है prejudice. Means पक्षपात करना। इसका मतलब है दूसरे लोगों को नेगेटिवली जज करना और उन्हें नीचा दिखाना। When we think prejudice means to judge other people negatively
और सी दैम एज इन्फीरियर। पक्षपात का मतलब है दूसरे लोगों को नेगेटिवली जज करना और उन्हें नीचा दिखाना। When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. जब हम सोचते हैं कि एक ही तरीका सबसे अच्छा और सही है, तो हम दूसरों का सम्मान नहीं करते हैं क्योंकि वो अलग तरीके से काम करना पसंद करते हैं। हमें लगता है कि हमारा तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, दूसरों का नहीं। For example, if we think that English, our mother tongue, is the best language and other languages are not important, we are judging these others languages negatively. For example, अगर हम सोचते हैं कि इंग्लिश हमारी मदर टंग है, हमारी मातृभाषा सबसे अच्छी है और सबसे अच्छी भाषा है, तो हम दूसरी भाषाओं को इम्पोर्टेंट नहीं समझते, उन्हें इग्नोर करते हैं। As a result, we might not respect people who speak languages other than English. फिर रिजल्ट ये होता है कि हम उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जो इंग्लिश के अलावा कोई और भाषा बोलते हैं। People prejudiced about many things. लोग people's religious beliefs, the color of their skin, the region they come from, the accent they speak in, the clothes they wear, etc. लोग पहले से ही बहुत सारी चीज़ों को लेकर अंदाज़ा लगा लेते हैं, जैसे लोगों की धार्मिक मान्यताओं को लेकर, उनके फेस के कलर को लेकर, या जिस क्षेत्र से वो आते हैं, या जिस तरीके से वो बात करते हैं, या फिर जैसे वो कपड़े पहनते हैं। Often, our prejudices about others are so strong that we don't want to form friendship with them. ऐसी बहुत सारी चीज़ों को प्रेजुडिस हो जाते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं, वो भी नेगेटिव वे में। अक्सर प्रेजुडिस हमारे इतने स्ट्रांग होते हैं कि दूसरों को देखकर हम उनसे दोस्ती भी नहीं करना चाहते। At times, we may even act in ways that hurt them. कभी कभी हमारे काम करने का तरीका भी ऐसा हो जाता है कि जिससे दूसरे लोग हर्ट होते हैं। When we fix people into one image, we create a stereotype. जब हम लोगों को एक ही इमेज में फिक्स करते हैं तो हम एक स्टीरियोटाइप बनाते हैं। When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race, or economic background are stingy, lazy, criminal, or dumb, they are using stereotypes. स्टीरियोटाइप मतलब एक क्वालिटी जो अपनी जाति, धर्म, नेशनलिटी आदि से रिलेटेड लोगों के ग्रुप को सौंपी जाती है। स्टीरियोटाइप को और अच्छे से आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। जब लोग कहते हैं कि जो लोग किसी पर्टिकुलर देश, किसी धर्म के हैं, लिंग उनका अलग है, या किसी और जाति के हैं, या इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका डिफरेंट है, वे ज़रूर कंजूस ही होंगे, आलसी होंगे, अपराधी होंगे या गूंगे होंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टीरियोटाइप कहलाएंगी कि हम स्टीरियोटाइप का प्रयोग कर रहे होते हैं उस टाइम। There are stingy and generous people everywhere, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female. हर जगह, हर देश में, हर धर्म में, हर समूह में कंजूस लोग भी रहते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं, हर जगह हर तरीके के लोग रहते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, महिला हो या पुरुष हो। और सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं कि यह सोचना सही नहीं है कि हर कोई एक जैसा ही होगा। स्टीरियोटाइप्स हमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्पेशल क्वालिटीज़ और स्किल्स के साथ किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में देखने से रोकती है, जो कि दूसरों से अलग है। हर कोई एक दूसरे से अलग होता है। As you all know, stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. They fit large number of people into only one pattern or type. Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. हर कोई एक दूसरे से अलग होता है। तो स्टीरियोटाइप वो होती है जब कोई किसी व्यक्ति या एक समूह को ही जज करके
हर किसी के बारे में अंदाज़ा लगा लेता है कि बाकी सब भी ऐसे ही होंगे। वे एक बड़ी संख्या में लोगों को केवल एक पैटर्न या प्रकार में फिट करते हैं। स्टीरियोटाइप हम सभी को प्रभावित करते हैं क्योंकि वे हमें कुछ चीज़ें करने से रोकते हैं जिससे हम अच्छे हो सकें। सो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग का कल एक्सप्लेनेशन होगा। ओके, थैंक यू।